मैं आवाज देता हूँ इरफान इंजीनियर साहब को, जो कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के सेक्रेटरी भी है, आप एडवोकेट भी है और एक एक्टिविस्ट भी है। तो वो दोनों एंगल से सोच के इस आपके सामने कुछ अपने विचार रखेंगे। शाकिर भाई, आपने लास्ट मोमेंट पर यहाँ बुलाकर बोलने का आदेश किया, तो कुछ मेरे विचार इस बारे में पेश करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि इसका जो नाम दिया है, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता वगैरह वगैरह, उस पर से मुझे अपने बचपन की एक बात कर कि बचपन में छोटा था तब कभी कभी चूहा पैर काट जाता, वो इतना फूक फूक के काटता था कि पता ही नहीं चलता था कि वो पैर काट रहा है। नींद भी नहीं खुलती थी, रात के सोते वक्त काटता था, नींद भी नहीं खुलती थी, और सुबह देखो तो पैर जल रहा है। इसी तरीके से ये नाम देने का काम वो फूकने का काम है, लेकिन असल काम काटने का। ये ध्यान में रखते हुए जिस संदर्भ में ये कानून आए उसका संदर्भ भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो संदर्भ इस कानून के प्रावधान में। सबसे पहले आप देखिए कि बहुत सारे फादर स्टैनली और दूसरे 18 लोगों को जेल में रखा गया। 2 साल से ज्यादा हो गए, फादर स्टैनली नहीं रहे, स्टैन स्वामी नहीं रहे, दूसरे अभी भी जेल में, और वो जेल के बाहर नहीं आ सकते। उन पर आरोप लगाया गया है कि वो नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे, इसीलिए वो टेररिस्ट, और सीपीआई माओवादिस्ट पार्टी के मेंबर है वगैरह वगैरह, ये सारे आरोप लगाए। ये आरोप कैसे लगाएंगे? रोना ने अपने कंप्यूटर का एक कॉपी यूएस में भेजा एग्जामिनेशन के लिए, और वहां ऐसा साबित हुआ एग्जामिन करके, तो वहां रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई उसकी बात को टाल नहीं सकता, काट नहीं सकता कि ये गलत कहेंगे। उन्होंने जो उनके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क का जो एग्जामिनेशन किया, उनमें उसको पता चला कि ये जो फाइल्स है वो प्लांट किए गए उनके कंप्यूटर में, रिमोटली प्लांट किए गए। पेगासस, भारत में भी बहुत सारे लोगों को, जब इजराइल से पता चला कि बहुत सारे एक्टिविस्ट, मंत्रियां वगैरह के मोबाइल्स में पेगासस प्रोग्राम डालकर, अब ये सबको लीगल एविडेंस माना जाएगा। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता हमारे सामने रखी गई। फेस रिकॉग्निशन की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी गलतियां कर सकती है और कितनी बार गलत होती है, ये टेक्नोलॉजी ये अनेकों बार साबित हो गया। मोर देन 50% वो गलत इंसानों को चुनती। अब अगर गलती से आपका फेस रिकॉग्निशन उस कैमरा से हुआ, उस यंत्र से हुआ, तो आप गए कि ये एविडेंस अब एडमिसिबल। ऐसा नहीं है कि पहले ये एविडेंसेस एडमिसिबल नहीं थे, पहले भी ये एडमिसिबल थे, लेकिन उसके लिए जुबानी और दूसरे सपोर्टिंग एविडेंस भी जरूरी होते। ये
इसी तरीके से। तो एक वो रोनल ये जो सारे लोगों को पकड़ा है 18 लोग, मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है कि 18 लोगों को पकड़ा है या आंकड़ा थोड़ी कम ज्यादा हो सकता है। तो इनको जो पकड़ा है सरासर करोड़ थानों में, और 2 साल से ज्यादा वो जेल में है, छूट नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सारे एविडेंसेस सामने आए। दूसरा जो उसका कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये आया कि ये जो रेसलर्स हैं, सेक्सुअल असॉल्ट का उन पर केस हुआ है ब्रजमोहन पर, और रेसलर जो फीमेल रेसलर्स है उन्होंने और शांति से जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे प्रोटेस्टों को कैसे हटाना, उसको भी हम क्रिमिनल डिफाइन किया गया, क्रिमिनल ऑफेंस डिफाइन किया गया कि आप शांति से भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यानी सरकार के खिलाफ कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा जिसमें आप प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी। ये जो एनटीसीए प्रोटेस्ट था पूरा कानून के फ्रेमवर्क पे बहुत पॉपुलर था, एक तरीके से सक्सेस मुस्लिम महिला के लीडरशिप में, लेकिन समाज के सारे लोगों को जोड़ते हुए, और वो सिर्फ एक शाहीन बाग में नहीं लेकिन हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में, किसी भी शहर में आप जाओ तो वहां वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट था, और सरकार को पता नहीं था इसको डील कैसे करें, क्योंकि वो पीसफुल थे इसीलिए उनको हटा नहीं सकते थे, जबरदस्ती कर नहीं सकते थे। कोशिश की उन्होंने, किसी को भेजा वहां फायरिंग करने के लिए भेजा, शाहीन बाग में किसी ने गोली भी चलाई, बहुत ज्यादा इस तरीके से उनको प्रोवोक करने के बहुत ज्यादा कोशिश हुआ, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी नहीं वो कर सके, बाल भागा नहीं कर सके। कोविड आया और फिर उनको उठना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, और वो भी कोविड फैलाने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इस वजह से वो बंद हो। किसानों का जो आंदोलन था पीसफुल था लेकिन बहुत इफेक्टिव। ऐसे आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार के पास ताकत और पावर चाहिए, और इसीलिए उसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। ये जो एक तो ये 3 कानून आने से काफी डिस्ट्रप्शन होने वाला है, फायदा बहुत कम है या न के बराबर है। डॉक्टर मांझी ने लिखा फायदा हमें गिनाया, उसको मानकर चलते हैं कि वो फायदा है, लेकिन उस फायदे के लिए जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है कानून व्यवस्था में, वो फिनोमिन है, और उसका उससे ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं। कहते हैं ना, पहाड़ खोद के तिल निकाला, ऐसा कुछ होने वाला। 85% डीकॉलोनाइजेशन के नाम पर 85% प्रावधान वही। अच्छा, डीकॉलोनाइज करना था तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो 1970 का, 1972 73 का, वो उसको फिर क्यों डीकॉलोनाइज के नाम पर उसको क्यों बदला? असल में ये जो फूक फूक कर काटने का सूर्य की स्ट्रेटेजी है कि आपको डीकॉलोनाइजेशन का नाम बनाएंगे और असल में उनको करना है ये सारे का, कि पुलिस के हाथ में ज्यादा ताकत देना है ताकि मनमानी तरीके से ये जो सरकार जिसको डिस्ट्रप्शन समझती है, ऐसे आंदोलनों पर, ऐसी स्वतंत्रता पर रोक ला सके। ये उसका मेन पर्पस है, इसका मेन। और आप कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में आया, और वैसे ही प्रावधान हमें इन तीनों कानून में मिलते हैं। मैं और ज्यादा न कहते हुए, मेरे ख्याल से समय भी बहुत
हो गया है, इसलिए और ज्यादा न कहते हुए खाली ये कहूंगा कि इसका जो डिस्ट्रप्शन होने वाला है। आप देखिए, ये एक्चुअली ये कानून अगर 1860 से है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी कॉलोनियल पीरियड का कानून है, इसमें बदला कुछ नहीं है, बहुत कम बदला है उन्होंने, लेकिन जो बॉडी ऑफ प्रेसिडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट एक एक इस पर है, वो अब करेंगे या दोबारा एक एक पर वापस सुप्रीम कोर्ट अपना नजरिया रखेगी, कौन सा शब्द बदला वगैरह वगैरह। जो बॉडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है ये 3 लॉ के, वो एक बहुत बड़ी बॉडी है, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल बॉडी। वो कहाँ तक काम करेगी और कितना काम करेगी, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। सो आई थिंक आई स्पोकन मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।